डॉलर का दबदबा, ये तो हम सभी जानते हैं। पूरी दुनिया का व्यापार हो, डॉलर की ताकत हो, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या ये दबदबा खत्म हो सकता है? एक सवाल भी है और एक संभावना भी दिखाई देती है। ब्रिक्स का मंच तैयार है। 2 दिन के इस सम्मेलन में दुनिया की अगर किसी पर नज़र है तो वो भारत है। चीन और रूस, ये 3 देश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में एक तरफ जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। पिछले साल ब्रिक्स के विस्तार के बाद हो रहा ये पहला सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। तब मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई को भी ब्रिक्स की सदस्यता दे दी गई। सऊदी अरब अभी इसका आमंत्रित सदस्य है। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर होगा। वहीं ब्रिक्स देशों के कॉमन करेंसी पर भी बात होगी। ये कॉमन करेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जाहिर है कॉमन करेंसी से डॉलर का दबदबा खत्म होगा। ये भी एक चर्चा का विषय है। इसको थोड़ा समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। कई विशेषज्ञ, कई जाने पहचाने चेहरे मेरे साथ पैनल पर मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ब्रिक्स से दुनिया को संदेश, दूर होगा युद्ध का क्लेश। ब्रिक्स देशों को लगेंगे विकास के पंख, कॉमन करेंसी पर बजेगा शंख, डॉलर का दबदबा होगा खत्म। रूस के कजान की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम के अपने खास मायने भी हैं। रूसी नागरिकों ने पीएम के स्वागत में कृष्ण भजन गाए। हिंदी बोलकर प्रधानमंत्री के लिए स्वागत गीत सुनाए। रूस की धरती पर पीएम मोदी का 4 महीने में ये दूसरा दौरा है। ब्रिक्स सम्मेलन पर दुनिया की नजरें हैं। वहीं पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के दौरान हंसी मजाक के क्षण भी देखे गए। दरअसल पुतिन का भाषण समझने के लिए नरेंद्र मोदी को अनुवादक की जरूरत पर रूसी राष्ट्रपति के कमेंट ने पूरे सभागार का माहौल हल्का फुल्का कर दिया। पीएम मोदी भी पुतिन की बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध तो इतने पुराने हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे समझने के लिए किसी अनुवादक की जरूरत है। वहीं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को युद्ध का हल शांति से निकालने पर जोर दिया। साथ ही कहा भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। बहरहाल ब्रिक्स सम्मेलन पर दुनिया की नजरें हैं। वहीं ब्रिक्स देश चाहते हैं कि वे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकें और एक नई साझा करेंसी को शुरू करें। नई करेंसी के बारे में चर्चा सबसे पहले 2022 में शुरू हुई थी। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने साल 2023 में ब्रिक्स करेंसी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। देखना होगा इस बार मुद्दे पर कहां तक बात आगे बढ़ती है। जाहिर है ब्रिक्स देशों की कॉमन करेंसी पर सहमति बनती है तो डॉलर का दबदबा खत्म होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधी बात है, पश्चिम देशों के आधिपत्य से भी निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस पर बात करने के लिए 3 बड़े ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं, उनसे उनके अनुभवों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इनके मायने क्या हैं, कितनी महत्व की हैं। कल जब चर्चा हो रही थी इसी विषय पर तो मैंने आपको कहा था कि ये इकोनॉमिक्स का विषय ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था। और आज पैनल पर जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी आपका स्वागत है, त्रिपाठी जी आपका स्वागत है। और एक बार फिर मेरे साथ पूर्णिमा आनंद जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की, वो विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ
यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आपने टाइम निकाला, मैं देख रहा हूँ रशियन मीडिया में भी आप छाई हुई हैं, वहाँ पर भी लगातार आप दिखाई दे रही हैं और आप कज़ान से सीधे हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगा कैसा रहा आज का दिन, आज जो बातचीत हुई है उससे आपको किस दिशा में जाती दिख रही है बातचीत, और क्या उम्मीदें हैं जो ब्रिक्स में और बहुपक्षीय वार्ता होने वाली है द्विपक्षीय के बाद, उनसे क्या उम्मीदें हैं? प्रवीण जी नमस्कार, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी एक्टिवली सारे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ और बहुत ही जोरदार उनका स्वागत हुआ, और वो भारत के सारे लोगों से मिले जो यहाँ पर रहते हैं। आपने न्यूज़ दिखाई दी है, और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बायलैटरल और मल्टीलैटरल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सभी देशों के राजनयिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लीडर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। केवल ब्राज़ील से एक्सपेक्टेड था कि प्रेसिडेंट लूला पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको लास्ट मिनट पे कुछ माइल्ड प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज़ के और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ के जो स्वागत की तैयारियां यहाँ पर हुई थी, सिक्योरिटी की तैयारी हुई थी, वो सब कुछ अभी यहाँ पर बहुत एक फेस्टिवल का रूप ले चुका है, और यहाँ पर बहुत ऊर्जा है, और सब लोगों को एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि ब्रिक्स करेंसी के बारे में, और जो नया विश्व शांति का मॉडल है वो अभी उभर कर आएगा। अभी इस वक्त बहुत जल्दी होगा क्योंकि सारी बातचीत का दौर चल रहा है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, और कल इस विषय में सभी डिक्लेरेशन सामने आ जाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि एक नए वैश्विक मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी संभावना है कि विश्व शांति और ब्रिक्स करेंसी पे एक अच्छी खबर पूरी दुनिया को मिलेगी। मैंने देखा आप भी कई डिस्कशंस में, कई ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा खुद भी रही हैं, तो मुझे बताएं कि ये ब्रिक्स, मैं शरद जी से, जेके त्रिपाठी जी से बातचीत की शुरुआत करूं, ये ब्रिक्स करेंसी जो है इसको लेकर एग्जैक्टली क्या सोच है, और क्या ये इस बार के एजेंडे में शामिल है, और अगर प्रमुखता का आधार बनाया जाए तो इसकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, ब्रिक्स करेंसी की बात पिछले साल से शुरू हुई थी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। ब्रिक्स करेंसी की बात पिछले साल से शुरू हुई थी, और उसके बाद से देखिए चीन ने कहा था, चीन की ये मंशा थी कि ब्रिक्स करेंसी के रूप में चीन की करेंसी जो है युआन व रिंगिंग वो लाई जाए। लेकिन इसमें अभी कुछ इसमें अभी समस्याएं हैं। समस्या तो एक तो ये है कि भारत इसके अभी पक्ष में नहीं है। भारत का कहना है कि अभी हम इस बारे में कुछ वो कर नहीं सकते कि किसी देश विशेष की करेंसी जो है उसको हम ब्रिक्स की करेंसी के रूप में मान लें, क्योंकि इससे चीन एक तरह से हाईजैक कर लेगा इस संगठन को। दूसरी चीज ये है कि भारत के लिए सुविधा यह है, खुशी की बात यह है कि पुतिन ने भी अपने एक बयान में जो कल जारी किया गया था, उन्होंने कहा कि अभी एक करेंसी रखने का समय नहीं आया है। यही चीज कमोबेश प्रेसिडेंट लूला दे सिल्वा की थी, जो कि खैर इस समिट में नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनको चोट लग गई। उनके विदेश मंत्री माउरो विएरा उसमें उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अब यह है कि इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ चीजें तो पहले से ही डॉलर को वीक करने के लिए चल रही हैं, जैसे कि एक तो यह है कि स्विफ्ट, अभी तक स्विफ्ट में ही सारा काम दाम होता था, ट्रांसफर सिस्टम होता था। अब स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट को के विरोध में रूस ने ऑलरेडी 2014 में अपना एक करेंसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसका नाम था SPFS, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफी हद तक वो सफल रहा रूस के लिए, लेकिन रूस की चूंकि बहुत ज्यादा देशों से इतनी ज्यादा वो नहीं हुआ। उसके बाद चीन ने CIPS नाम से, कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम नाम से शुरू किया। तो चीन भी एक तरह से उससे काफी ज्यादा तक छुटकारा पा चुका है स्विफ्ट। भारत में भी SFMS, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम जो है,
उसको लाने की तैयारी हो रही है। उम्मीद ये है कि यूपीएस के अलावा उम्मीद ये है कि ये 2025 में सिस्टम आ जाएगा। आप इससे समझिए प्रवीण जी कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की अर्थव्यवस्था का 28% है, जी 28.9 ट्रिलियन है। तो और आबादी 45% से ज्यादा है, क्षेत्रफल 33% से ज्यादा है। तो ब्रिक्स अभी एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, जिसमें अभी और लोगों के आने की संभावना है। तुर्की ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, मलेशिया ने दिखाया है, वियतनाम ने अप्लाई किया है और थाईलैंड ने कहा है कि वो भी अप्लाई करेगा। तो ये सब देखते हुए ये लगता है कि इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कि जल्दी अगर ये सारे मिल जाते हैं तो करीब करीब 35% विश्व की अर्थव्यवस्था का ये हो जाता है। तो अगर विश्व की 35% अर्थव्यवस्था इस चीज पर एग्री कर जाती है कि डॉलर के बजाय कोई ऐसा हम अपने इंटर कंट्री व्यापार में ले आएंगे करेंसी, तो ये डॉलर को एक बहुत बड़ा ये झटका आपने एक होगा। इसके साथ महत्वपूर्ण ही बिंदु साथ रखा कि मोदी जी ब्रिक्स बता जैसे सकते जैसे हैं कि बढ़ेगा, वो ब्रिक्स वो में भी देशों जो की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, इसकी अर्थव्यवस्था जैसे और मजबूत होगी, तब उसके बाद में ये और फिजिबल दिखाई पड़ेगा। शरद जी अब थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे होंगे थोड़ी देर में उनका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि कई वर्ड्स हैं एक्सपर्ट्स को पता होते हैं लेकिन आम लोगों को सीधा पता है। कॉमन करेंसी मतलब एक पैसा चलेगा, डॉलर कम होगा, डॉलर के मुकाबले कुछ पैरेलल खड़ा होगा, वेस्ट और इधर हम देख रहे हैं ये जो ब्रिक्स के देश हैं, एशिया के तमाम ताकतें हैं, ये एकजुट हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। ये कॉमन करेंसी को जरा सरलीकृत करिए, क्या है? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार, और भारत एक्सप्रेस के व्यूअर्स सबसे पहले नमस्कार। देखिए, अगर जो लोग यूरोप को जानते हैं और यूरो को जानते हैं तो यूरो जोन में पूरा एक यूरो चलता है। आप फ्रांस जाएं, जर्मनी जाएं, ऑस्ट्रिया जाएं, लक्समबर्ग जाएं, आप इटली जाएं, इन देशों में सब में एक करेंसी चलती है। उस करेंसी की वैल्यू सेम है, इसको हम यूरो जोन कहते हैं। एक ईसीबी बना हुआ है जिसको हम यूरोपियन कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो इसका पहली बात तो ब्रिक्स की अगर करेंसी बनती है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पहले विश्व में नहीं चलती है। तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यूरोप में वो कई सालों से और बड़ी सफलता पूर्वक चल रही है। बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, अगर वो आज का हमारा विषय नहीं है, पर ओवरऑल मैं मानूं तो बड़ी सफलता से इन देशों के बीच में चल रही है। तो कॉमन करेंसी का मतलब है कि ये जो देश हैं, ब्रिक्स के जितने नेशन और ब्रिक्स प्लस, मैं ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस दोनों की बात कर रहा हूं, इन देशों में अपनी अपनी मुद्रा छोड़ के, मतलब उनकी क्या करेंसी चलती है, जैसे वहां पर रूबल है, चीन में युआन है, भारत में रुपया है, अपनी अपनी मुद्रा छोड़ दें और एक करेंसी, मान लीजिए उसको हम ब्रिक्स करेंसी कह देते हैं या कुछ भी नाम दे देते हैं। अभी तो खैर करेंसी जब आएगी तो नामकरण तो बाद की बात है। तो एक करेंसी सब देशों में चले। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करेगा, एक देश के लोग जब दूसरे देश में जाएंगे, एक देश और दूसरे देश के बीच में लेन देन होगा, तो वो उन्हीं करेंसीज में होगा और वो करेंसी वैश्विक स्तर पे भी मान्य हो जाएगी। जैसे यूरो को आज डॉलर के बाद अगर मैं मानूं तो यूरो दूसरे तीसरे स्थान पर आता है। येन है, यूरो है, पाउंड है, ये चार विश्व की मुख्य करेंसीज हैं। तो उसको वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता मिल जाएगी और आपस में लेन देन शुरू हो जाएगा। देखिए, डॉलर दिक्कत क्या है कि डॉलर इस समय 80 से 90% जो दुनिया में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में हो रहे हैं जी। और सबसे बड़ी समस्या अभी ब्रिक्स में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि ज्यादातर देशों ने अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, आज भी भारत का आप नापते हैं $700 बिलियन के आसपास, इस समय $600 बिलियन का हमारा डॉलर में नापते हैं। डॉलर हमारे मुंह से ऐसे निकल जाता है जैसे कि साधारणतया रुपया निकलता है। $600 बिलियन, हम अपनी अर्थव्यवस्था को, हम ये नहीं कहते कि हमारी 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, हम बोलते हैं कि हमारी इस समय 4.25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो डॉलर इतना मुंह पे चढ़ा हुआ है और इतना ज्यादा प्रचलित है कि उसको इतनी जल्दी उखाड़ पाना, ये पहली समस्या की मैं बात कर रहा हूं जो आएगी। तो 70 से 80% जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में होते हैं। लेन देन जो उधार होता है दुनिया में वो भी डॉलर में होता है। डॉलर एक मापदंड बना हुआ है। तो इस मापदंड को उखाड़ फेंकने, मुझे लगता है कि एक
शुरुआत ये ब्रिक्स के जरिए हो मैं चुकी है। शरद जी इसको अगर थोड़ा ये और डायलॉग डिटेल में समझना चाहता हूं कि ये उखाड़ फेंकना, पहले तो इसकी आवश्यकता क्यों है और डॉलर की मोनोपोली क्या है, ताकत क्या है, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था को उछाल देने के लिए ये कैसे एक सकारात्मक कदम हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर मैं और थोड़ा आपके विचार जानूंगा। पूर्णिमा जी, एक बात आप कल चर्चा में बहुत थोड़ी देर के लिए थी, आज मुझे उम्मीद है कि थोड़ा समय आपने निकाला होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि वेस्ट इसको कैसे देख रहा है। एक तरफ हम डॉलर के दबदबे जैसे ही बात कर रहे हैं, कॉमन करेंसी की बात करें, फिर चीन, रूस, ये ऐसी ताकतें भी हैं जिनके साथ में भारत खड़ा हुआ है, तो अमेरिका और अदर मतलब वो देश जिनसे अभी थोड़े दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी और हमारी मजबूत दोस्ती की काफ़ी बातें हो रही थी, तो आपको लगता है ये दो ध्रुव अलग अलग दिखाई देते हैं और इसमें भारत की स्थिति समझने जैसी है? देखिए, अभी भारत की स्थिति G20 ऑर्गेनाइज करने के बाद विश्व में उभर कर आई है। मैं इसको विश्व गुरु के रूप में कह सकती हूँ, और आज पूरी जो दुनिया है वो वेस्ट और ईस्ट के बीच में खिंच रही है। और की भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर हैं और बहुत पुराने हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अभी देखिए, अमेरिका भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां पर उनकी जेलेंस्की जी से भी मुलाकात हुई। और विश्व शांति के लिए भारत एक विशेष कोशिश कर रहा है कि रूस यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाए। इस विषय में एक सबसे बड़ी बात उभरकर जो आई है वो है कि इकोनॉमिक शिफ्ट, और जो इकोनॉमिक शिफ्ट है वो ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि उनके ईस्टर्न ब्लॉक में ही ज्यादा हो। और चाइना की इसमें मुख्य भूमिका उभर कर आ रही है क्योंकि चाइना ने अपने आप को काफी समय से ऑर्गेनाइज कर रखा है प्रोडक्शन में और इकोनॉमिक ट्रेडिंग में। तो अभी भारत के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि वो ब्रिक्स ग्रुप की तरफ अपना झुकाव महसूस करे या वो वेस्टर्न ग्रुप की तरफ करे। लेकिन इस विषय में एक सबसे बड़ी बात जो डी डॉलराइजेशन की हुई है वो इसलिए हो रही है क्योंकि रूस के साथ जो सैंक्शन लगाए गए हैं, रूस एक बहुत बड़ा देश है और सभी देशों को एनर्जी सप्लाई करता है। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज को रूस की तरफ से एनर्जी, ऑयल एंड गैस दिया जाता था, जिसमें अभी प्रतिबंध है, लेकिन दूसरे रूट से वो यूरोप उनको ले रहा है। और भारत के साथ ये एक बहुत बड़ी डील हुई थी जिसमें रूस ने भारत को ऑयल दिया और फिर भारत ने फर्दर उसको यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरे देशों में बेचा। तो इस कारण से एक जो करेंसी के एक्सचेंज की प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, उसके लिए अब एक क्वेश्चन बन के आया है कि किस तरह से एक नई करेंसी होनी चाहिए और उस करेंसी के माध्यम से ब्रिक्स कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज अपने इकोनॉमी को और अपने ट्रेड को कर सकें और डॉलर की जो एक वैल्यू डेवलप हुई है उसको कम किया जा सके, उनकी हेगेमनी को तोड़ा जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि जो सभी देशों के सेंट्रल बैंक हैं, जो फेडरल बैंक हैं, जैसे हमारे यहाँ RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे सभी देशों में रिजर्व बैंक्स हैं और उन सभी बैंकों की जो कॉमन जो MOU और जो लीगल एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से डॉलर के साथ साइन हुए हैं। अब उस एग्रीमेंट्स को तोड़ेंगे अगर और एक नए एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज इस इकोनॉमिक सिस्टम में होगा जिसको कि कर जी, पाना बहुत आपने आसान कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। पॉइंट और उठाए जैसे हैं, कि मैं शरद जी से इसको थोड़ा और विस्तार से समझूंगा, लेकिन उससे पहले त्रिपाठी जी ये ईस्ट और वेस्ट वाला मसला समझाइए कि एक वेस्ट की ताकतें हैं, ईस्ट की ताकतें हैं और भारत जो है वो दोनों तरफ दिखाई देता है। अभी कुछ दिनों पहले हम चर्चा जब कर रहे थे तो अमेरिका के साथ हमारी मजबूत होते रिश्तों की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ अभी हम देखें रशिया और चाइना जो है इनकी भी दिलचस्पी भारत में बढ़ रही है, खास तौर पर रशिया की। तो ये वाला कॉम्बिनेशन और बैलेंस भारत ने कैसे बना रखा है और ये कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए प्रवीण जी, भारत का ये कदम तो चुनौतीपूर्ण है, एक तने हुए रस्सी पे चलने जैसा है। नट की तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और अभी तक तो सफल हुए हैं, क्योंकि देखिए अभी ब्रिक्स में भी आप देखिए, ब्रिक्स में रूस, चीन और ईरान 3 अच्छे मित्र हैं और UAE और इजिप्ट, ये दो हैं, ये उनके मित्र माने जा सकते हैं अमेरिका के, वेस्ट के। अब इसके साथ आप देखिए इथियोपिया है, उसकी अभी कोई इतनी नगण्य वो है, लेकिन अब क्या ब्राजील जो है, ब्राजील अमेरिका के खिलाफ है, रूस और चीन के साथ है, उतना शिद्दत से नहीं जितनी शिद्दत से ईरान। ब्राजील और
भारत जो है एक समझ लीजिए कि तने हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो भारत की कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी उपादेयता, अपनी उपयोगिता बनाए रखें दोनों पक्षों के लिए, और अभी तक हम इस कोशिश में सफल हुए हैं। जियो स्ट्रेटेजिकली आप देखिए, अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि एशिया में चीन और रूस के प्रभाव को रोकने के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है जो ये कर पाए, इवन जापान भी नहीं, जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे थोड़ी ज्यादा है। इसी तरह से रूस को अमेरिकी प्रभाव एशिया में रोकने के लिए भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत अभी एशिया का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश तो है ही चीन के बाद, और अर्थव्यवस्था के हिसाब से तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तो ये सब देखते हुए भारत की जरूरत दोनों पक्षों को महसूस हो रही है, और हमें ये पता है, इसलिए हम और साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है वो अपनी स्वायत्तता, निर्णय की स्वायत्तता रखेंगे, और हम जो हमारे राष्ट्रीय हित में होगा वैसा ही करेंगे। देखिए इसीलिए हमने क्या किया, आप देखिए तुर्की जो है, तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की ने अगर जब रूस से S-400 सिस्टम लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया, कई प्रतिबंध लगाए। भारत जो है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, फिर भी हमने न उनसे S-400 लिया, बल्कि उनसे रूबल का ट्रेड किया। हम उनसे कच्चा तेल लेकर के और उसको हम रिफाइन करके यूरोप में बेच भी रहे हैं। तो लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसकी मजबूरी है कि भारत को साथ लेकर के चलना है। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी आपसे ये भी चाह रहा था कि ये भी बताएं कि सबको हमारी जरूरत है, हमारी ज़रूरतें हम कितनी पूरी करें। एक तो आपने छोटा सा ये उदाहरण दे दिया तेल वाला, लेकिन क्या ऐसी कई इश्यूज रहे हैं जिसमें हम चाहते थे इंटरवेंशन हो, कई बातें और अपेक्षाएं हमारी रही हैं, आज से नहीं रही हैं। यूएन में शामिल होने से लेकर बहुत सारी ऐसी स्थायी सदस्यता से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिसमें हमने दोनों पक्षों की तरफ देखा, सभी ताकतों की तरफ। हमारे कौन से हित पूरे हो पा रहे हैं जब इन सबको हमारी जरूरत है? देखिए, हमारे एक तो एनर्जी की हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ईरान से तेल लेना बंद करने के बाद हमारे पास कोई बहुत बड़ा, सऊदी अरब के अलावा, इराक के अलावा कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहा सोर्स। तो वो सोर्स अब रूस है, और रूस के ऊपर हुए प्रतिबंधों के बावजूद हम रूस से तेल ले रहे हैं, और रूस से हम रूबल एग्रीमेंट के अंतर्गत ले रहे हैं। मतलब हम रूस को जो दे रहे हैं उसका पेमेंट रूस हमें रुपए में करेगा, और रूस से हम जो ले रहे हैं उसका पेमेंट हम रुपए में करेंगे, माफ कीजिएगा, और रूस हमको जो दे रहा है हम उसका पेमेंट रूबल में करेंगे। तो हालांकि कुछ दिक्कतें आई बीच में अभी रूबल पेमेंट में, कि रूस के पास रुपए की भरमार हो गई, तो अब ये उसके रुपए को कहाँ ठिकाना लगाया जाए। तो उसी के लिए एक चीज मैं ये समझा दूं कि अभी एक और जो ये चीज हो रही है, प्रस्ताव जिसपे शायद बड़ा अच्छी तरह से विचार होगा गंभीरता से इस समिट में, कि बजाय इसके कि अभी एक कॉमन करेंसी हो, एक बास्केट ऑफ करेंसीज हो जो सदस्य देशों की करेंसीज है उनका, कि हम रूस से रूस की करेंसी में व्यापार कर सकें, हम चीन से चीन की करेंसी में कर सकें। ये इंपॉर्टेंट विषय है सर कि पहले म्यूचुअल एक्सचेंजेस दो देशों के बीच में तो शुरू हो, उसके बाद में हम कॉमन करेंसी पर विचार करें। मैं थोड़ा डिटेल में समझता हूं, शरद जी से भी मुझे कमेंट लेना था, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे तो मैंने बीच में इसलिए आपको रोका नहीं। शरद जी से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो दबदबे की बात होती है, अमेरिकी डॉलर के बारे में इतना विचार क्यों करना पड़ रहा है, और क्या सचमुच जरूरत है आज ऐसी कि ये दबदबा खत्म होना चाहिए? इसके नुकसान क्या हैं? या जैसा उन्होंने बताया कि हम सोचते भी हैं तो अब उसी भाषा में सोचते हैं, डॉलर की भाषा में ही बात की जाती है, तो ये दबदबा तोड़ना ही क्यों? इसकी क्या जरूरत है? इसको समझते हैं शरद जी से। शरद जी, फाइनली ये दबदबा क्यों खत्म होना चाहिए? डॉलर का दबदबा खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो थोड़ा सा समझाइए, और क्या इससे हमारी इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इस दबदबे को खत्म करने में कामयाब होते हैं कभी आने वाले समय में भी? देखिए, मैं इसको डॉलर की दादागिरी कहता हूं, मैं उसको डॉलरगिरी कहता हूं। ये जो डॉलरगिरी है, इससे हमने देश डूबते हुए देखे हैं। आपके सामने जब भी किसी कंट्री का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने लगता है तो वो चरमराने के कगार पे आ जाती है। हमने श्रीलंका में होते देखा, हम बांग्लादेश इसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है,
पाकिस्तान की हालत वैसे ही कई दफे खराब रहती है, और भी कई देश हैं जो कि जैसे ही रिजर्व्स खत्म होते हैं डॉलर के, तो उनकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है, उनके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं रहता है, कोई भी देश अपने यहाँ सब चीजें नहीं बना सकता है। उसके अलावा डॉलर वॉलेटिलिटी देता है, आपकी करेंसी को वॉलेटाइल बना देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुछ देशों ने तो अपनी करेंसी को पेग किया हुआ है। अब ये भारत एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं वो समझना चाहते हैं पेग क्या होता है, तो बड़ा साधारण तरीके से, जैसे यूए की करेंसी दिरहम है, तो दिरहम को यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग किया हुआ है। इसका मतलब है कि $1 3.67 दिरहम पे फिक्स रहेगा। अब जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाता है, दिरहम को उसके पीछे पीछे ऊपर या पीछे पीछे नीचे जाना पड़ता है। तो ये डॉलर की जो दादागिरी है, इससे बहुत समस्या आती है। मॉनेटरी पॉलिसी देश की बनानी होती है, वहां पर दिक्कत आती है। अच्छा, और छोड़िए, सब देशों ने यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाता है, उनके दिल की धड़कन, जैसे आपने मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाए तो आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे जाएगी। इसी तरह देशों के दिल की धड़कन जो है वो ऊपर नीचे जाने लगती है जैसे ही डॉलर देता। और अभी तो डॉक्टर प्रवीण, बड़ी ही जरूरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा शायद ना ही हो, पर अभी हालात मुझे नजर आ रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद मुझे लगता है कि डॉलर की स्टेबिलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। किस प्रकार से वो इलेक्शन होंगे ये समय बताएगा। पर अगर मान लीजिए डॉलर डिस्टेबलाइज हो जाता है, मतलब डॉलर स्वयं खतरे में आ जाता है या डॉलर टिक नहीं पाता है, तो आप सोचिए जो देश डॉलर पर निर्भर हैं उन देशों के ऊपर खामखा बिना कुछ किए उनकी अर्थव्यवस्था पर असर होने लग जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि डॉलर पे जो निर्भरता है, डॉलर का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व का एक ऑल्टरनेट निकल के आना चाहिए वैश्विक स्तर पर। इसलिए ब्रिक्स करेंसी की करी जा रही है। अभी मैं डॉलर के आपको नुकसान बताऊं तो शायद बाकी का शो इसी में चला जाएगा, पर मैंने आपको मुख्य तौर पर बताया कि डॉलर की वजह से कहां दिक्कत आती है। अब ये देखिए, ये जो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। मैं कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रख रहा हूं। टेढ़ी खीर इसलिए है क्योंकि उसमें जो प्राणी है अंदर, चाइना और रशिया, चाइना तो अपनी करेंसी लाने की कह रहा है, रशिया और हमने जब बायलेटरल ट्रेड किया रूबल में, तो वहां जैसे अभी त्रिपाठी साहब बता रहे थे, वॉस्ट्रो अकाउंट में ढेरों रुपया इकट्ठा हो गया। रशिया कहने लगा भैया इसका हम क्या करेंगे। तो बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी सब देशों की अलग अलग है, इन्फ्लेशन अलग अलग है, किसी देश में ज्यादा इन्फ्लेशन है, किसी में कम इन्फ्लेशन है। तो इन सब समस्याओं की वजह से, और डिप्लोमेटिक रिलेशन सबसे बड़ी बात डॉक्टर प्रवीण, ये देखिए इसमें ये जो ब्रिक्स की पूरी रचना है, इसमें कुछ लोग इस तरफ है, कुछ लोग इस तरफ है और कुछ लोग बीच में खड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात में सबको एक करेंसी पर राजी होना मुझे एक टेढ़ी खीर लगती है, पर एक अच्छी शुरुआत। देखिए, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो डिस्कशन पहले किया जाता है, तो अगर डिस्कशन शुरू हो चुका है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में आपको कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव देखने को अगर अवश्य मिलेगा। चुनौतियां नहीं होती, चुनौतियां सामने नहीं होती तो कब का हो गया होता। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक छेड़ा, और काश मेरी आपसे पहले बात हो गई होती तो मैं कार्यक्रम का नाम ही रखता, खत्म होगी डॉलर गिरी। बड़ा अच्छा आपने आज अच्छा टर्म भी दिया, डॉलर की दादागिरी, डॉलर गिरी। पूर्णिमा जी, ये एक और खबर चल रही थी, वो बहुत जरूरी है। हम देखते हैं चीन के साथ हमारे रिश्ते जो है ना, उसको खट्टा मीठा नहीं कह सकते, बड़ा खतरनाक ही रिश्ता रहा है, हमेशा खट्टा खट्टा ही रहा है, बल्कि बड़ा तीखा रिश्ता रहा है। लेकिन कभी झूला भी झूलने का अवसर मिल जाता है, वो आ जाते हैं। और अभी देख रहे हैं हम कि ब्रिक्स में उनकी औपचारिक मुलाकात, ये जैसी द्विपक्षीय वार्ता रशिया के साथ हुई, होती नहीं होती, इस पर सबकी आपने कल उम्मीद जताई थी, बट अभी क्योंकि आपने काफी लोगों से बातचीत की, आप वहां पर बनी हुई हैं, तो क्या चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं चीन और भारत की बायलैटरल टॉक्स के? देखिए, अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती थी वहां पर चाइना और भारत अलग अलग चैट रूम्स में होते थे, लेकिन ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां चाइना और भारत एक कॉमन डायलॉग पर बैठते हैं। तो इसीलिए चीन के साथ हम समझते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर होने चाहिए ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे। और अभी पीछे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग सेंट पीटर्सबर्ग में जब हुई थी, अजीत डोभाल जी आए थे, तो वहां पर दोनों देशों और मिस्टर वांग चाइना से थे, तो उन दोनों ने मिलकर इस बात पे एक एजेंडा तैयार किया था कि भारत और चीन के बीच में विदाउट कॉन्फ्लिक्ट एरिया डिक्लेयर होना चाहिए, और जो हमारी फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं उस पे हमें समझौता कर लेना चाहिए और उसको नो कॉन्फ्लिक्ट एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। उससे हमारा जो डिफेंस बजट है वो काफी कम हो जाएगा, और जो हम एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में जीते हैं वो कम हो जाएगा। तो ऐसी कोशिश की गई थी और वो एक एजेंडा तैयार है, और मुझे लगता है कि मोदी जी की और मिस्टर जिनपिंग की मीटिंग होगी
और उस पर एक फाइनल सहमति बन जाएगी। तो इससे जो हमारे बीच में जो खट्टा वाला भाग ज्यादा है वो कम होगा और हम मधुर रिश्तों की तरफ बढ़ेंगे। और यही ब्रिक्स की एक कामयाबी है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे हम अपने रिश्तों को दूसरा कोण दे सकते हैं और इनसे नए आयाम जैसे बनने चाहिए वो हम जो अपेक्षा ब्रिक्स से रखते हैं वो पूर्ण होगी। जी, आप मुझे उस सवाल पर ले आए जिसके साथ में मैं त्रिपाठी सर के पास जाना चाह रहा था। सर, कभी कभी आप तो खैर आपका निजी अनुभव भी रहा है, आपने राजनयिक के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये बताएं, कभी कभी तो ऐसा लगता है, वैसे कहा भी जाता है मतलब की दुनिया सारी है, जितने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी पर चल रहे हैं और उसमें भी मतलब का हिस्सा ज़्यादा है, सबको अपनी अपनी चिंता है, अपनी अपनी चिंता है। आप कैसे देखते हैं हमारी भूमिका को, हम अपनी चिंता, क्योंकि हमें अपनी चिंता ज़्यादा करना, ज़रूरत तो हमें ज़्यादा है, ये सब तो भरे बैठे हैं, डॉलरगिरी चल रही है वहाँ पर, रशिया की अपनी महत्वाकांक्षाएं, चाइना की अपनी महत्वाकांक्षाएं, हम तो अभी ऐसी स्थिति में हैं कि हमको थोड़ा सा विकसित देश बनना है। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे हितों को कैसे देखते हैं जब ये मतलब की दुनिया सारी को देखते हैं? देखिए, ये तो सही है कि सारी ये मतलब की दुनिया है और खास तौर से कूटनीति में आपका राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है, चाहे वो जिस ओर ले जाए उस ओर आप जाएंगे, और यही हम कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि देखिए, ऐसे माहौल में जहां चीन और अमेरिका के बीच, अमेरिका ने चीन पे इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, फिर भी पिछले 3 साल में अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये दोगली नीति है। और फिर अगर हमें ये कहा जाए कि नहीं आप व्यापार न बढ़ाइए, तो देखिए हम तो व्यापार बढ़ाएंगे। और हमारा चीन के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन चीन के साथ जब हम वार्ता करें या चीन के साथ हम व्यवहार करें तो ये ध्यान में रखें कि चीन जो है, चीन के ऊपर बहुत ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन एक बिजनेस कंट्री है, उसको 2 ही भाषाएं समझ में आती हैं, या तो सैनिक शक्ति हमारी उसके बराबर हो जाए और या तो हमारी व्यापार की शक्ति उसके बराबर हो जाए, इकोनॉमी उसके बराबर हो जाए। इकोनॉमी इतनी जल्दी हो नहीं सकती क्योंकि हमारे और उनके बीच में 3 गुने से ज्यादा का फर्क। मिलिटरली हम काफी अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि चीन जो है वहाँ हाई एल्टीट्यूड के लड़ाई का उनको उतना अनुभव नहीं है और चीनी नेवी से हमें कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए हमें तो ये करना है कि चीन को तभी भी साथ के लेके चलना है। जिन चीजों पे समग्र रूप से हम किसी को दुश्मन या किसी को दोस्त नहीं कर सकते, मुद्दे पर आधारित होता है। चीन के साथ जैसे कुछ चीजों पर विश्व में चीन के और हमारे वो हित मिलते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, इन सब चीजों पे, या WTO की का जो एटीट्यूड रहा है, IMF का जो एटीट्यूड रहा है उसके बारे में, तो इस बारे में हम लोग साथ में मिलकर चल सकते। वो मुद्दे जो हमारे हैं वो हम अपनी जगह रहेंगे, सीमा पर तनाव रहेगा, हालांकि अभी कुछ कम हुआ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमें असावधान नहीं होना चाहिए इस चीज को देख करके। भले ही आज चीन ये कर रहा हो, कल को चीन दूसरे इससे उल्टा भी कर सकता है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बड़े, अमेरिका जानता है और हम भी जानते हैं कि अभी हम एक कॉमन करेंसी की बात नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमारे बहुत बड़े व्यापारिक संबंध हैं डॉलर में। तो वो अगर कम नहीं होंगे और हम ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो हमारी तो स्थिति यही रहेगी कि हम चीन के साथ जिन मुद्दों पे संबंध अच्छे बन सकते हैं बनाए रहें, रूस के साथ हम अपने संबंध बरकरार रखें, अमेरिका को ये हम कह दें कि हमारा रूस के साथ जो संबंध है वो डीहाइफेनेटेड है, और हम जैसे इजराइल और पैलेस्टीन को बताने में समर्थ हुए हैं, ऐसे ही अमेरिका और रूस को भी बताने में हम समर्थ हो गए हैं कि हमारे एक देश के साथ रिश्ते हमारे दूसरे देश के साथ रिश्तों के बुनियादों से अलग है। तो ये जो है ये मेरे ख्याल से ये हमारा स्तर रहना चाहिए जो अभी है, लेकिन हमको असावधान नहीं होना चाहिए चीन के प्रति। ये हमने बातचीत कॉमन करेंसी से शुरू की थी। हम
हित कैसे साधे जा रहे हैं दुनिया में, इस तक आए हैं। इससे बात समझ में आती है कि ये चीज़ें उतनी आसान नहीं होती कि हम सरफेशियल किसी चीज़ को सुन लें, मोटी मोटी बातों को समझ लें। अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, जो कूटनीति है वो बहुत गहरे है, और यहाँ पर हम देखते हैं नेतृत्व परिवर्तन भी बड़ा असर करते हैं। कब कहाँ कौन सा नेता बैठा है ये बहुत मायने रखता है, और उस पूरे देश की जो सोच होती है। आप देख रहे हैं अमेरिका के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है, ये आए तो ये हो जाएगा, वो यही रह गए तो ये हो सकता है। यानी कि इजराइल और गजा, लेबनान, ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका की पॉलिटिक्स का असर है। कूटनीति इस स्तर पर गहरे होती है। खैर, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत के बारे में जब चिंतन करते हैं तो वर्तमान दौर में भारत अपने लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किसके साथ रहना हमारी इकोनॉमी को ज्यादा बेहतर करता है, और सबको साधना ये एक समय तो जब तक उनके हित हैं तब तक मुमकिन है कि आप आसानी से कर पा रहे हैं, जिसको रस्से पर चलना त्रिपाठी जी कह रहे थे, वो तब तक मुमकिन है जब तक दोनों तरफ से रस्सा खींच रखा है। लेकिन स्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहती है। मुझे लगता है भारत ने, देखिए, नेबरहुड फर्स्ट का एक पॉलिसी लिया हुआ है कि हम पड़ोसियों के लिए पहले खड़े हुए हैं अगर पड़ोसी को हमारी जरूरत होती है। और हमने बार बार देखा, चाहे मालदीव जैसा देश जिनके मंत्रियों ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी, वहां भी भारत साथ खड़ा रहा, उसके लिए भी स्वागत है। श्रीलंका को दिक्कत आई, हम खड़े थे। बांग्लादेश को दिक्कत आई, हम खड़े थे। अब पड़ोसियों को भारत कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। और जहां तक भारत का रोल है, मैं समझता हूं भारत का ये जो न्यूट्रल स्टैंस है, ये जो पूरा विश्व दो भागों में बट रहा है, मुझे लगता है भारत उन देशों में होगा जो दो भागों में नहीं बटेगा। भारत एक न्यूट्रल स्टैंड लगेगा। हम सबके मित्र हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सबसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। पहली तो ये कूटनीतिक पे, इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब बात आपने क्योंकि डॉलर से शुरू करी थी, तो मैं वापस घूम के डॉलर पे ही आऊंगा। अभी इस समय डॉलर को उखाड़ के फेंकना या डॉलर गिरी जिसको मैंने कहा, उसको खत्म करना मुझे लगता है बहुत ही कठिन काम होगा, क्योंकि इस ब्रिक्स में ही ऐसे देश है। मैंने आपको यूएई का एग्जांपल दिया, और डॉक्टर प्रवीण, आपकी इजाजत हो तो मुझे एक पुराना गाना ये डॉलर की दादागिरी पे और पेक्ड करेंसीज पे याद आता है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात करेंगे। पेक्ड करेंसीज का ये हाल है कि आप बिना चाहे, मैं यूएई मेरा जाना होता रहता है, तो यूएई 21-22 रुपए भारतीय रुपए का है, और जब डॉलर ऊपर जाता है तो वो 23 रुपए का हो जाता है, 24 का हो जाता है, और नीचे जाता है तो डॉलर को निकाल के फेंकना। और इस समय हम भारत की सारी मेजरमेंट, शरद जी, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा और एड ऑन करें। ये भारतीय करेंसी को लेकर भी लोगों में बड़ी चिंता रहती है कि हम कब उस स्थिति में आ जाएंगे कि हम अपने आप को मजबूत करें। ठीक है, वो जो मजबूती है वो ठीक है, लगातार रुपया गिरता जाता है, तो हम देखते हैं हर जगह बात हो रही है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। तो ये वाली स्थिति में कब सुधार आएगा? ये वाली स्थिति में बड़ा सीधा सटीक आंसर दूं तो ये वाली स्थिति में जब सुधार होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्योंकि रुपी ट्रेड जो है वो तभी होता है, जो रशिया के साथ हमें दिक्कत आई कि जो अनइवन स्क्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, स्क्यूड जब तक रहेगा तब तक रुपी को रिकग्नाइज करने में दिक्कत होगी देशों को। 18-19 देशों के साथ एक कमेटी बनी हुई है जो कि इस पे काम कर रही है। कुछ जगह चल भी पड़ा है, पर वही जो वॉस्ट्रो अकाउंट की मैंने आपको दिक्कत बताई थी डॉक्टर प्रवीण, वो दिक्कत आती है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है, अगर वो इक्वल होगा तो हमारा रुपी ज्यादा रिकॉग्नाइज होगा। जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो वहां पर आपको रुपी की स्वीकारता में दिक्कत आती है। अगर आपकी बात का मैं बिल्कुल सटीक जवाब, बिल्कुल ठीक, बढ़िया ये जवाब रहा। त्रिपाठी सर, मुझे ये बताइए कि हम जब अभी इतनी सब मुलाकातें कर रहे हैं, इसमें हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, संबंध मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो सब कुछ ही थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आजकल हमारा फोकस किस पर ज्यादा है? देखिए, हमारा फोकस सबसे बड़ा इस बात पर है कि हमारे संबंध और देशों के साथ अच्छे रहे, क्योंकि अगर संबंध अच्छे रहेंगे, राजनीतिक संबंध अच्छे रहेंगे, तो आर्थिक संबंधों को भी बल मिलेगा। राजनीतिक संबंध अच्छे रहेंगे तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी अच्छा रहेगा। वो अच्छे रहेंगे तो डिफेंस के प्रोडक्शन, डिफेंस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी जरिया अच्छा बना रहेगा। तो सबसे पहले हम यही कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कि अभी जितने देश भाग ले रहे हैं, 9 देश, सारे 9 देशों के साथ हो सकता है भारतीय प्रधानमंत्री की 1-to-1 मीटिंग हो ऑन द मार्जिन ऑफ, ऑन द साइड लाइन ऑफ द समिट। क्योंकि सारे अगर हम चीन के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो मेरे ख्याल से, और बाकी के जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट से हमारे अच्छे
मित्रता है, यूएई से हमारी अच्छी मित्रता है, ईरान से हमारे संबंध अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से तो है ही ब्रिक्स का होने की वजह से, रूस के साथ हमारी मुलाकात हुई है। तो इससे देखिए एक संदेश ये भी जाएगा कि भारत का महत्व सभी देशों को, अभी आज क्या है, आज देखिए क्रिटिसाइज कर रहा है यूक्रेन का राष्ट्रपति, क्रिटिसाइज कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कि आप खजान क्यों जा रहे हैं, जिस देश ने हमारे ऊपर हमला किया है उस देश में आप जा रहे हैं। इससे रूस का तो फायदा हुआ है कि रूस ने अमेरिका के मुंह पे तमाचा जड़ दिया, दिखा दिया कि देखो यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी और 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे पास आ रहे हैं, 12 से ज्यादा देशों के, और जबकि आपने हमें इंटरनेशनली क्रिमिनल घोषित किया या जो भी बैन लगा रखे हैं तो तमाम किस्म के। जी, ये तो फायदा है, लेकिन हमारा यही फायदा है कि हम दोनों पक्षों की बात मानने में और मनवाने में कामयाब हो जाए। और हमने इसमें सबसे अच्छी एक चाल पिछले साल चली थी जब हम ग्लोबल साउथ की बात हमने शुरू की। हम अघोषित लेकिन हम माने हुए प्रवक्ता बन गए हैं ग्लोबल साउथ के। अब ग्लोबल साउथ की बात हम कर रहे हैं और हम जाके G7 की मीटिंग में कर रहे हैं जो कि दुनिया के सबसे धनी देशों का है। तो हम एक तरह से ब्रिज का, एक तरह से पुल का काम ठीक बात है। बाकी सबके यहाँ कुछ ना कुछ अस्थिरता, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही, वो अपने में ही उलझे हुए हैं, तो भारत इस भूमिका को निभा रहा है। और ईरान वाली आपने बड़ी महत्वपूर्ण, इस पर तो लंबी चर्चा की जा सकती, क्योंकि ईरान जो है वो खुद अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है और इजराइल से हमारे संबंध बड़े अच्छे, ईरान से बड़े अच्छे हैं। तो इन दोनों के भी, बल्कि इनफैक्ट फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भी हम एक ब्रिज का काम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की भूमिका। शरद जी, चलते चलते एक फाइनल कॉमेंट मैं आपका चाहूंगा कि ब्रिक्स से जब आएंगे, एक तो एक औपचारिकता भी होती है कि ये इस तरह के सम्मेलन होते हैं, जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि किस तरीके से रूस ने कामयाबी हासिल की कि इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ पर बुला लिया और अमेरिका को एक तरीके से एक जवाब दे दिया। लेकिन भारत निजी तौर पर क्या क्या यहाँ से लेकर आ रहा है, चाहे वो चीन से मुलाकात हो, चाहे रशिया और यूक्रेन का जो मसला है उसमें मध्यस्थता करना हो, कॉमन करेंसी की बात हो, भारत को क्या मिलने जा रहा है इस ब्रिक्स की बैठक से, ये आपका एक फाइनल कॉमेंट चाहूंगा। देखिए, जब भी राष्ट्र अध्यक्षों से मिलते हैं प्रधानमंत्री तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, या जो पुराने एग्रीमेंट्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं। तो भारत को आर्थिक तौर पर, मिलिटरीली और कल्चरल तौर पर, ये 3 फ्रंट्स पे मैं समझता हूँ सफलता जरूर मिलेगी। मिलिटरीली मिलेगी कि भारत को सपोर्ट मिलेगी और देशों की भी कुछ नए करार किए जाएंगे, ये पहली बात हो गई। आर्थिक तौर पर हमने करेंसी को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि क्या किया जाए। अगर मान लीजिए डी डॉलराइजेशन नहीं भी हो पाता, मान लीजिए एक ब्रिक्स करेंसी नहीं भी निकल पाती, तो कम से कम जो बायलेटरल रुपी ट्रेड है उसमें मुझे कुछ प्रोग्रेस होती नजर आ सकती है और देशों के साथ। और तीसरा, कल्चरल एक्सचेंज तो होता ही होता है। देखिए, अब मैं जाते जाते ये बता दूं कि जो जितने भी देश हैं अभी ब्रिक्स में, उसमें से 2 देश ऐसे हैं जो कि भारत के टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में से आते हैं। चाइना के साथ 118-120 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, और यूएई के साथ जो कि तीसरे नंबर पे आता है, उसके साथ हमारा करीब 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो अब देखिए, अब इस ट्रेड को भी हम डॉलर में ही नाप रहे हैं। हैरानी की बात यह है, आयरनी यह है कि इसको भी हम डॉलर में नाप रहे हैं और साथ ही हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत को बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। इसीलिए भारत डी डॉलराइजेशन के लिए सीधा सीधा हाँ नहीं करने वाला है, रशिया हाँ नहीं करने वाला है, चाइना हाँ नहीं करने वाला है। छोटे देश हों, अंदर से सब चाहेंगे कि हो जाए, पर सीधी सीधी आपको हाँ नहीं देखने को मिलेगी। पर फिर भी इस समिट से बहुत कुछ है जो कुल मिलाकर इससे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन डॉलर गिरी फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है। डॉलर गिरी को भूल जाइए, वो चलती रहेगी। अभी तो हाल फिलहाल चलती रहेगी। शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। पूर्णिमा जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने भी कजान से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई। भारत का सवाल में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।